गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी। आज से हम जो है CSIR के इंट्रोडक्शन क्लास से स्टार्ट करेंगे और जिसमें CSIR के बारे में हम लोग जो है पहले इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे, जिसमें CSIR के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे कि उसका कोर्स कंटेंट कैसा रहता है, सिलेबस बेसिकली जो है क्या है, कितने यूनिट्स, क्या क्या टॉपिक कवर करने होंगे CSIR में के एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए, और क्या कैसे मार्किंग स्कीम क्या होता है, कैसे मार्किंग होती है उसकी, और कौन कौन से सेक्शन होते हैं, कितने सेक्शन में पेपर बटा हुआ होता है, डिवाइडेड होता है, और किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन करा जाए तो जो है अच्छी रैंक हासिल की जा सकती है। ये इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे और डिस्कस करेंगे। जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो नए एस्पायरेंट होंगे CSIR नेट के लिए, उनके लिए ये फ्रूटफुल होगा। पुराने लोगों के लिए तो मार्किंग पैटर्न और क्या किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं वो लगभग जानकारी होती है, लेकिन नए जो बच्चे हैं, जो नए अपीयर हो रहे हैं, उनको एक टॉपिक या कोर्स कंटेंट, इवन पुराने बच्चों को भी नहीं पता होता है कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है और कौन से टॉपिक पे मतलब उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है। तो ये सब सारी बातों पे हम लोग जो है चर्चा करेंगे CSIR जो है आपके नीट के एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें देखेंगे CSIR अभी चूँकि जो है डेट अनाउंसड नहीं है, अनाउंस्ड नहीं है, तो CSIR नेट एग्ज़ाम, तो जो कि अभी जो है संभवतः आप लगभग सारे एग्ज़ाम्स के लिए जो है NTA ने डेट अनाउंस कर दिया है। केवल यही एक एकलौता एग्ज़ाम है जो अभी बचा हुआ है, जिसकी डेट आनी है और संभवतः पॉसिबली जो है 10 से 15 दिन के अंदर इसकी भी डेट जो है आ जाएगी। CSIR नेट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को जो है तेज़ी से जो है आगे की तरफ बढ़ाइए। तो इसमें जो है देखेंगे कि CSIR नेट जो होता है, इसका पहले पैटर्न देख लेते हैं कि पैटर्न क्या है, पेपर का पैटर्न क्या होता है, पेपर कैसे रहता है, क्या आता है पेपर के सेक्शन में। तो पूरा पेपर जो है आपका जो CSIR का जो पेपर होता है, ये पेपर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सेक्शन ए होता है, सेक्शन ए है जो है, इसमें जो है 20 क्वेश्चंस रहते हैं। सेक्शन ए के अंदर 20 क्वेश्चंस रहते हैं। 20 क्वेश्चन का एक सेट रहेगा जो कि जनरल जो है आपका रीजनिंग मैथ्स से रिलेटेड होता है। ठीक है, इसमें रीजनिंग आता है और मैथ आता है। मैथ और रीजनिंग दोनों मिला के इसको 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के, जनरल मतलब कि आपका मैथ्स एंड रीजनिंग के ऊपर रहता है, जिसमें जो है आउट ऑफ 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन स्कोर करने रहते हैं। 15 क्वेश्चन क्या करना रहेगा, स्कोर करना रहता है। और पर क्वेश्चन क्या होता है, पर क्वेश्चन जो है इसमें पर क्वेश्चन जो है आपको 2 मार्क्स मिल जाता है। पर क्वेश्चन क्या होगा, 2 मार्क्स मिलता है, 2 मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क्स मिलेगा। लेकिन गलत होने पे, रॉन्ग अटेम्प्ट करने पे क्या होगा, पेनाल्टी भी जो है, अटेम्प्ट करने पे जो है पेनाल्टी भी है। इसमें पेनाल्टी कितने का है, 0 मतलब 0.5, 1/4 पेनाल्टी भी इसमें शेड्यूल्ड है। तो सेक्शन 1 जो पेपर रहेगा, उसका सेक्शन 1 रहेगा बेसिकली आपके जो है रीजनिंग एंड मैथ्स के पार्ट को चेक करते हैं, कैलकुलेशन, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन रहेंगे सेक्शन ए में। और इन 20 क्वेश्चन में जो है 15 क्वेश्चन जो होंगे आपको स्कोर करना रहता है आउट ऑफ 20, जिसमें पर क्वेश्चन आपको अगर राइट अटेम्प्ट करते हैं, राइट क्वेश्चन का आंसर करते हैं, तो पर क्वेश्चन 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। एंड रॉन्ग आंसर अटेम्प्ट करने पे 0.5 मार्क्स क्या होता है, रिड्यूस कर जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन आप राइट करोगे, राइट हो जाएगा, और एक क्वेश्चन जो है रॉन्ग हो जाएगा, तो टोटल मार्क हो जाएगा 1.5। इस तरह से 1.5 मार्क्स रह जाएगा। इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है, सेक्शन बी में अगर आप आते हो तो सेक्शन बी में क्या होगा, इसमें जो है आपका 50 क्वेश्चन रहता है। सेक्शन बी में 50 क्वेश्चन रहता है सेक्शन बी के अंदर। और सेक्शन बी जो है क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट CSIR का जो सब्जेक्ट है बेसिकली, जो लाइफ साइंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम लोग जो है लाइफ साइंस की बात कर रहे हैं। तो लाइफ साइंस जो है, इसमें जो है जो सब्जेक्ट आता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं।
सब्जेक्ट में जो आपका 35 क्वेश्चन करना होता है, इसमें 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। और इसके लिए भी वही है कि पर क्वेश्चन जो होता है, पर क्वेश्चन क्या होगा, 2 मार्क्स हैं, और 2 मार्क्स इसके हैं पर क्वेश्चन। और निगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी रॉन्ग अटैम्प्ट करने पे आपको पेनल्टी 0.5 का मिलेगा, दिया जाएगा। तो रॉन्ग अटैम्प्ट पे यहाँ भी जो है अटैम्प्ट करने पर पेनल्टी है कितना, 0.5 मार्क्स का। तो कंडीशन वही बनेगी, अगर एक आप सही करते हो और एक आप गलत करते हो तो ऐसे कंडीशन में 1.5 आपका टोटल स्कोर हो जाएगा। तो ये जो है हो गया सेक्शन जो है बी और सेक्शन ए की बात हो गई, 2 सेक्शन में बटा हुआ है। फिर हम आते हैं यहाँ पे सेक्शन सी, सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी जो होता है वो आपका क्या है कि कंसेप्चुअल जो है क्वेश्चंस रहते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन सेक्शन सी में डाले गए हैं। यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं रहता है, यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन रहेगा, नॉलेज है, ABC 4 ऑप्शन में सेलेक्ट कर लेना है। छोटे क्वेश्चंस रहते हैं बट कॉन्सेप्चुअल रहते हैं यहाँ पर भी, लेकिन कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि छोटे क्वेश्चन को इन्वॉल्व कर। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आएंगे CSIR के अंदर ज़्यादातर जो होते हैं एक्सपेरिमेंट बेस्ड रहेंगे। तो इनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं रहेगी, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, तो हर ऑप्शन पे आपको समझना है, हर ऑप्शन से आपको जो है कुछ ना कुछ जो है मिलेगा, और उससे जो है इसके बाद आपको सेट ऑफ जो है ऑप्शन से सेलेक्ट करना पड़ता है। ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है, सेट ऑफ ऑप्शन होते हैं, जैसे 4 ऑप्शन है तो ABCD है, तो कई बार जैसे AB सही हो सकता है, BC सही हो सकता है, या चारों में से कोई 3 सही हो सकता है, ABC सही हो सकता है। तो इस तरह से ऑप्शन, मल्टीपल ऑप्शन का जो है ये क्वेश्चन होता है, एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होता है, तो एक सेट ऑफ जो है ऑप्शन से आपको करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। तो इसमें देखिए हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है आपका बाकी लगभग 75 क्वेश्चन रहता है, 75 क्वेश्चन हैं इसमें जो है। यहाँ पे दोनों मिला के क्या हो जाएगा, 20 एंड 50, ये हो गया टोटल 70, और ये अकेले 75 क्वेश्चन रहता है, बहुत सारा होता है। यहाँ पे जिस तरह से हमने देखा कि जो है कि यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे देख रहे हो कि आप 35 क्वेश्चन करने हैं, यहाँ पे कितना क्वेश्चन करने हैं आपको, 15 क्वेश्चन करने हैं। तो टोटल हो गया 50 क्वेश्चन यहाँ से हो गया। और यहाँ से जो है हमें देखना है कि यहाँ से केस में जो है 75 क्वेश्चन से केवल 25 क्वेश्चन करने हैं, 25 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। आउट ऑफ 75 क्वेश्चन ओनली 25 क्वेश्चन जो है यू हैव टू अटेम्प्ट। एंड पर क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेगा पर क्वेश्चन जो है यहाँ पे, पर क्वेश्चन जो है पर क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाला है 4 मार्क्स, 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स मिलेगा। और जो है इसमें क्या होगा कि जो है 1/4 जो आपका रॉन्ग आंसर पेनल्टी है, रॉन्ग आंसर पेनल्टी 1/4 है। तो रॉन्ग अगर आंसर करते हैं तो इसकी पेनल्टी क्या है, इसका 1/4 मतलब 1 मार्क्स हो जाएगा। तो वही कहानी होगी कि अगर एक सही और एक गलत, एक क्वेश्चन आप सही करते हो और एक क्वेश्चन आप गलत करते हो, तो इस कंडीशन में आपका टोटल स्कोर हो जाता है एक रॉन्ग और एक राइट, एक राइट के साथ जो है हमारा हो जाएगा 3 मार्क्स का टोटल स्कोर हो जाता है। अब बात तो ये हो गई कि कितना आपको करना है, कितने क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं और कितना आपको अटेम्प्ट करना है इन सब से, जैसे कि क्वेश्चन कितने हैं और कितना अटेम्प्ट करना है, ये तो बात हो गई। ये तो एक क्राइटेरिया है कि इतना अगर आप अटेम्प्ट कर सकते हो, इतनी मैक्सिमम लिमिट है, इससे आगे तो आप अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते। आउट ऑफ 20 15 करना है, आउट ऑफ 50 35 करना है। रॉन्ग आंसर के जो है आपको पेनल्टी भी यहाँ पे हर सेक्शन में रखा गया है अलग अलग तरीके से। सेक्शन जो है सी से जो है आपको 75 क्वेश्चन करना है। 25 क्वेश्चन जो होता है इसमें से अटेम्प्ट करेंगे 25 जो है 75 से 25 केवल करना है आपको। एक क्वेश्चन के आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे और गलत के 1 मार्क्स जो है पेनल्टी ग्रुप में काट लिए जाएंगे। लेकिन देखिए जो स्कोर करना है, जो हमें स्कोर करना है, वो हम अगर समझें तो इसमें क्या है, देखिए इसमें ये इतना जो है नहीं सब करना है कि आपको पूरा ही क्वेश्चन कर दोगे, ये सब नहीं करना है। जो है
इसमें देखिए क्या है कि अगर सेक्शन ए की बात करें तो इसमें 8 से अगर 10 क्वेश्चन कोई कर लेता है, नॉट ऑल 15 क्वेश्चन, 8 to 10 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर लिया जाए, 8 से 10 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर लिया जाता है सेक्शन ए के केस में, आउट ऑफ 15, मतलब पहले 20 था, अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, अटेम्प्ट करने वाला जो क्राइटेरिया है वो हमारा 15 है। 15 में से 8 से 10 क्वेश्चन अगर आप लगभग आधा से थोड़ा ज़्यादा अगर करते हैं, पहला पॉइंट है। और सेक्शन बी में सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि सेक्शन बी के अंदर अगर जो है कोई 18 से 20 क्वेश्चन, 18 to 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले आउट ऑफ 35 क्वेश्चन, आउट ऑफ 35 क्वेश्चन जो है 18 to 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। यहाँ से अगर काउंट करेंगे तो यहाँ पे मार्क्स कितने हो जाएंगे 20, यहाँ पे मार्क्स हो जाएंगे 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं सेक्शन, तीसरा पार्ट है सेक्शन सी के बारे में बात करते हैं। सेक्शन सी में जो है आपको यहाँ से जो है लगभग जो है आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना है। 15 टू आप जो है 20 कर लो या 18 कर लो। तो इस तरह से 15 to 20 अगर क्वेश्चन कर लेते हैं आउट ऑफ 75 क्वेश्चन, या अटेम्प्ट क्वेश्चन कितना है 25, अटेम्प्ट कितने करने हैं टोटल 25। अगर यहाँ से जो है 15 to 20 कर लिया जाता है तो लगभग आपकी रैंक बन जाती है। यहाँ पे आपका 20 करोगे तो आपका 24 या आपका 80 हो जाएगा, 15 करोगे तो आपका 60 हो जाएगा। तो लगभग आप यहाँ पे 60 to 80 जो है मार्क्स स्कोर कर लोगे। तो टोटल को जब ऐड करोगे तो लगभग जो है आपका 100 to आपका 120 जो है मार्क्स आप गेन कर लेते हो, मार्क्स हो जाता है। मतलब टोटल जो आउट ऑफ 448 448 मार्क्स का पूरा पेपर होगा, जिसमें से केवल 100 नंबर लेना है। मतलब 25% जो है से भी कम आपको लाना है। मतलब इसके बीच रहना, 100 to 120 के बीच अगर आप आते हो तो आपको JRF मिल जाता है। आप JRF जो है होल्डर हो जाओगे, जो है आपका JRF इसमें मिल जाता है। तो इस तरह से इसमें जो है आप तो नहीं बढ़ा पाओ तो कोई बात नहीं है। सेक्शन ए में जो है क्वेश्चन नहीं बढ़ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सेक्शन बी में जो है आप इंक्रीज़ कर सकते हो 18 से 20 को, थोड़ा 1-2 क्वेश्चन और, लेकिन ये राइट मतलब कि आंसरिंग होना चाहिए। इसमें राइट, अगर कोई राइट आंसर कर रहा है कॉन्फिडेंटली हो जाता है। इतने क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं कि जो है आप देखोगे तो अगर आउट ऑफ 145 में यहाँ पे 10, 20, 30 जो जाएगा 50 क्वेश्चन, मतलब लगभग 100 क्वेश्चन का ऑप्शन आपको मिल रहा है। मतलब केवल 50 क्वेश्चन आपको सही से करना है। सही से कोई 70 आउट ऑफ 70 ओनली 50 क्वेश्चन भी कर लेगा तो भी उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो इतना जो है नहीं है, बस प्लानिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, सॉलिड होनी चाहिए, स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए और क्वेश्चन और टॉपिक पे पकड़ होनी चाहिए। जो भी टॉपिक आप प्रिपेयर करें उस टॉपिक को हम लोग जो है इस तरह से प्रिपेयर करिए कि क्वेश्चंस आपके हो जाएं। प्लस प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है, क्वेश्चन लगाइए। जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, जैसे कैटलिस्ट सबसे ज़्यादा जो है माना जाता है, सबसे ज़्यादा अच्छा कलेक्शन है कैटलिस्ट का। तो कैटलिस्ट आपके पास होना चाहिए जिसके अंदर क्वेश्चन का कलेक्शन है। और टॉपिक पढ़ने के बाद उन जो के ऑप्शंस को, क्वेश्चन प्लस ऑप्शंस को समझने की कोशिश करिए और राइट आंसर करने की कोशिश करिए, जिससे आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ज़्यादा आप जो है अंदर से जो है क्या होंगे, जो है इन्हेंस्ड होंगे कि पढ़ने के लिए, कि और पढ़ेंगे तो और क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए अलग अलग जो है यूनिट्स हैं, इनके जो है कुल 13 यूनिट्स हैं। कुल 13 यूनिट CSIR के अंदर हैं। इन्होंने यूनिट में डिवाइड किया हुआ है। तो CSIR जो है नेट के लिए कुल 13 यूनिट लाइफ साइंस से सेलेक्ट किए गए हैं। कुल 13 यूनिट्स का इसमें जो है कि 13 यूनिट जो है कौन कौन से 13 यूनिट का डिवीज़न है और इन 13 यूनिट में क्या पढ़ना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 13 यूनिट आपको मिल जाता है। स्टूडेंट सोचता है कि 13 यूनिट बहुत वास्ट सिलेबस है, पूरी एक तरह से जो है बायोलॉजी को उन्होंने रख दिया लाइफ साइंस के अंदर।
13 यूनिट के अंदर। तो इसके अंदर पढ़ना क्या है, कितना हम पढ़ लें कि हमारा काम हो जाए। 13 यूनिट्स पूरे नहीं पढ़ने हैं कि पूरा 13 यूनिट पढ़ना है, मतलब एक तरह से 13 यूनिट पढ़ रहे हो तो आप 448 जो है पूरे इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो, मतलब 20 अगर निकाल भी आ जाए तब भी जो है 128 क्वेश्चन की बात कर रहे हो, मतलब पूरी यूनिट कवर कर रहे हो। और हमने कहा केवल 50 क्वेश्चन आपको करना है, तो 13 यूनिट की स्ट्रेटजी आपकी अच्छी होनी चाहिए। कहाँ से आप 13 यूनिट से क्वेश्चन निकालेंगे, वो स्ट्रेटजी जब तक नहीं बनाएंगे, प्लानिंग नहीं बनेगी, तब तक आपको नहीं होगा। एक जो है आपको हार्ड और एक जो है सॉफ्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। कोई एक यूनिट जो है हार्ड है, कोई एक यूनिट सॉफ्ट है, जहाँ से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जैसे बात करें कि जूलॉजी का कोई स्टूडेंट है तो उसको जो है एनिमल फिजियोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, वहाँ से वो क्वेश्चन निकाल सकता है। इस पार्ट को अगर वो अपना मजबूत कर ले, हमारे साथ अगर वर्क करे समय के साथ, तो जो है वो क्या होगा कि वो आसानी से उन यूनिट्स को कवर करके, कम यूनिट को कवर करके भी सिलेक्शन लिया जा सकता है। 7 यूनिट 8 यूनिट भी कवर करके आप जो है सिलेक्शन को इंश्योर कर सकते हो। ऐसा कोई नहीं ज़रूरी है कि आपको 13 यूनिट ही पढ़ना है। आपके पास समय कम है तो आप 7 यूनिट 6 यूनिट मैक्सिमम 7 यूनिट मिनिमम 7 यूनिट तो आपको कवर करने पड़ेंगे, तो भी सिलेक्शन हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपको टोटल 13 यूनिट पर ही फोकस करना पड़ेगा। जैसे हमने कहा कि हमारी यूनिट इससे स्टार्ट होती है, वैसे यूनिट स्टार्ट होता है सेल बायोलॉजी से, सेल बायोलॉजी पहली यूनिट हो जाए। यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री एक बायोकेमिस्ट्री का पार्ट आ जाएगा, जो है सेल बायोलॉजी का पार्ट आ जाएगा। इसके साथ जो है हमारा जो है हम अपने तरीके से लिख लेते हैं, एनिमल फिजियोलॉजी का पार्ट आ जाएगा, एनिमल फिजियोलॉजी। इसके साथ जो है हमारा जो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी हो जाएगा, डेवलपमेंटल बायो हो जाएगा, बायोलॉजी। यहाँ से डेवलपमेंटल बायोलॉजी 4 यूनिट हो गया। 5वीं यूनिट जो होते हैं हमारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो जाएगी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। 6वां यूनिट हमारा हो जाएगा प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। 7वां यूनिट इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन का हो जाएगा, एवोल्यूशन पॉइंट हो जाएगा, इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद होता है यहाँ पे कुछ यूनिट्स हैं जैसे मेथड्स इन बायोलॉजी, मेथड्स इन बायोलॉजी, मेथड्स इन बायोलॉजी हो जाएगा। तो इसमें जो है अलग अलग यूनिट्स के अंदर जो है आपको लगभग मैंने कितने यूनिट्स गिना दिए, जो है यहाँ पे देखिए आपका 7 से 8 यूनिट हमने काउंट कर दिया। तो पहला सेल बायोलॉजी का यूनिट है, दूसरा हमारा जो है क्या होता है बायोकेमिस्ट्री का यूनिट है, एनिमल फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो है यहाँ पे, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में दोनों को हम इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें प्लांट भी आएगा और इसमें एनिमल का भी, आप दोनों का अलग अलग जो है स्टडी करेंगे। एनिमल के दोनों की डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात करेंगे। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी और मेथड्स इन आपका। इसके साथ साथ जो है हम लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है जेनेटिक्स भी है, जेनेटिक्स है, ठीक है। और जैसे डाइवर्सिटी पे क्वेश्चन आता है, डाइवर्सिटी जो होता है इसमें अगर देखें डाइवर्सिटी के केस में भी वही है कि दोनों तरह की डाइवर्सिटी की बात करेंगे। एनिमल में भी डाइवर्सिटी समझना है और प्लांट के अंदर भी डाइवर्सिटी। जो अगर जो है बॉटनी का स्टूडेंट है तो उसको प्लांट का लोअर सेक्शन अच्छे से समझ में आना चाहिए। प्लांट में जो आपका एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की जानकारी होनी चाहिए। तो ये आपका डाइवर्सिटी के, और इसी तरीके से जो है अगर जूलॉजी का स्टूडेंट है तो उसके अंदर जो है आपको सारे इन्वर्टिब्रेट वर्टिब्रेट की कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। कुछ ट्रिक्स हम बताएंगे कि जिनसे आप क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये जो है आपके यूनिट्स हैं जिनको, जैसे हम मेन यूनिट्स हमारे यही हैं जिन पर हमें काम करना है, जिनसे हम जो है करके
जो है CSIR के अंदर सिलेक्शन ले सकते हैं। सेल बायोलॉजी के अंदर जो है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर अगर देखेंगे आप तो सेल बायोलॉजी में क्या है, क्या क्या पढ़ना है आपको, मेन क्या पढ़ना होता है। सेल बायोलॉजी के अंदर हम लोग क्या मेनली पढ़ेंगे, सेल बायोलॉजी में हमारा जो है, जैसे हम लोग देखते हैं इसमें कि जो है कि प्रोटीन टारगेटिंग एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल आता है। प्रोटीन टारगेटिंग, यहाँ से क्वेश्चन है। इसके बाद सेल डिवीज़न एंड इट्स रेगुलेशन, सेल डिवीज़न और उसका रेगुलेशन, सेल साइकिल का रेगुलेशन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसी में जो है हमारा कैंसर जो है, बायोलॉजी जो है, यहाँ से सवाल है, और एपोप्टोसिस। अगर कोई जो है इतना भी टॉपिक तैयार कर ले, पूरी सेल बायोलॉजी आप पढ़िए, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन अगर ये 4 टॉपिक कोई तैयार कर ले सेल बायोलॉजी के अंदर, ये 4 टॉपिक पे जो अपना जो है कमांड कर ले, तो आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिलने वाला है। एक क्वेश्चन टारगेटिंग से मिल जाता है, एक सेल डिवीज़न से मिल जाता है, तो ये पूरे यूनिट से लगभग 4-5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन मिल जाता है। मतलब ये सेल बायोलॉजी का यूनिट लगभग आपको दे जाएगा जो है 30 क्वेश्चन तो दे जाएगा, 30 मार्क देगा, 30 मार्क्स दे जाएंगे जो है, मतलब 25 से 30 मार्क्स आप मान के चलो कि इस वाले सेक्शन से सेल बायोलॉजी से मिलना है, जिसमें मेन फोकस आपका जो है किस पे रहना चाहिए, इन 4 टॉपिक होना चाहिए। प्रोटीन टारगेटिंग, सेल डिवीज़न, कैंसर बायोलॉजी और एपोप्टोसिस, ये 4 टॉपिक इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। बायोकेमिस्ट्री के केस में अगर देखोगे, बायोकेमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसका है प्रोटीन है, प्रोटीन से क्वेश्चन आता है। इसके बाद जो है हमारा क्या हो जाता है, एंजाइम। यहाँ एंजाइम बहुत ध्यान देना है, एंजाइम से तो हर साल लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन मिल जाता है आपको, 10 मार्क यहाँ से मिल जाते हैं, एंजाइम अकेले दे जाता है। प्रोटीन से क्वेश्चन आ जाता है, प्रोटीन है तो प्रोटीन में जो है आप देखेंगे प्रोटीन से क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे रामाचंद्रन प्लाट है, प्रोटीन के अंदर रामाचंद्रन प्लाट है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। कई बार अमीनो एसिड्स के बारे में जानकारी ले लेता है 2 नंबर के मार्क्स में, तो अमीनो एसिड यहाँ पे जो काउंट करोगे, यहाँ कर लो अमीनो एसिड कर लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा जो है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन, कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन आपको अच्छे से आना चाहिए। और तीसरा पॉइंट जो है रामाचंद्रन प्लाट की अंडरस्टैंडिंग फॉर द 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के लिए रामाचंद्रन प्लाट हम लोग जो है इसमें देखते हैं। और एंजाइम्स में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो उसका इनहिबिशन है, एंजाइम का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एंजाइम का इनहिबिशन। तो जब तक आपके पास प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी एंजाइम के बारे में, तो आप नॉर्मली इसमें जो पॉइंट्स समझने हैं और पढ़ने हैं वो हमारे क्या हैं, वो हमारे एंजाइम में नॉर्मली जो पॉइंट हमें समझना है और पढ़ना है, उसमें हमें जैसे इसका एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एंजाइम, एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगा, एनर्जी का टॉपिक हो जाएगा, एनर्जी। एंजाइम्स में आपको पढ़ना है LB लाइनवीवर प्लाट, और जो है हमारा प्लस यहाँ पे माइकेलिस मेंटन जो है की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये होता है बेसिकली एंजाइम काइनेटिक्स, एंजाइम काइनेटिक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसी से रिलेटेड होता है एंजाइम इनहिबिशन, एंजाइम इनहिबिशन। ये पॉइंट अगर जिसने पढ़ लिया एंजाइम से तो पक्का जो है आपको ये एंजाइम में बस इतने पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। पढ़ना तो जो है एक बार कंसेप्ट तो बनाना पड़ेगा, तभी ये सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो बायोकेमिस्ट्री में पहला टॉपिक आपका हो गया प्रोटीन, दूसरा टॉपिक ये हो गया आपका जो है एंजाइम, और तीसरा टॉपिक जो होता है वो आपका न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक हो जाएगा। न्यूक्लिक एसिड बेसिकली जो है डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए के बारे में, और डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर अगर आप जो है अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, चारों तरीके के डीएनए, जैसे आपका बी डीएनए है, जेड डीएनए है, इसके बाद होता है जो है आपका बायोलॉजिकल सी डीएनए है, तो इस तरह से जो टाइप ऑफ डीएनए होता है उनसे भी क्वेश्चन आपको
पूछ लेता है कि उसमें क्या डिफरेंस, डायमीटर के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस तरह से आप बायोकेमिस्ट्री में अगर ये 3 टॉपिक बढ़िया से कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन मिल जाता है। इसके बाद बायोकेमिस्ट्री में तो बहुत सारी चीज़ें और हैं, लेकिन उनको रिलेटेड हम लोग जो है यहाँ पे प्लांट फिजियो के अंदर भी मिल जाएगा आपको। एनिमल फिजियोलॉजी से जो है अगर देखें तो एनिमल फिजियोलॉजी के केस में क्या है, एनिमल फिजियोलॉजी से लगभग, अब यहाँ बायोकेमिस्ट्री में भी वही लगभग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बायोकेमिस्ट्री भी आपको लगभग 25 से जो है 30 मार्क्स का जो है पेपर में रहता है। 25 से 30 मार्क्स जो है यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा बायोकेमिस्ट्री से। तो आप 1-2 यूनिट अगर आप तैयार कर ले रहे हो तो आपको 60 मार्क्स मिल जा रहा है ना। देख कैलकुलेशन करते चलेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि 5-7 यूनिट अगर तैयार कर लिया जाए तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए उन यूनिट्स पे, क्योंकि 5-7 यूनिट के बाद आप ऑलरेडी होता है 150 जो है मार्क्स पार कर चुके होंगे और आपको लाना कितना है 120 मैक्सिमम, 100 to 120 के बीच अगर आप रहोगे तो आप JRF CSIR का JRF आपको मिल जाएगा। JRF जिसके थ्रू आपको फेलोशिप मिलती है, अच्छी खासी फेलोशिप है 5 साल की, ठीक है। और उसके बाद उसमें जो है कई तरह के बाहर जो है जाने के लिए भी इंटरनेशनल ट्रैवल ग्रांट्स भी मिल जाते हैं उसके बेस पर एजेंसी से। इसके साथ साथ आपको कंटीजेंसी ग्रांट्स मिल जाती है। रिसर्च में एक अच्छा जो है आपका जो है सेटअप हो जाएगा। रिसर्च आप अच्छे से गुड एरिया को सेलेक्ट करते हुए रिसर्च करेंगे जो अप्लीकेटिव होगा, जिसको आगे चल के आपको कैरियर में ज़्यादा जो है प्लस पॉइंट्स निकलेंगे। नॉर्मली रिसर्च कर लेने से जो है आप अगर गुड एरिया को नहीं कवर करेंगे, अच्छे एरिया को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, तो फिर रिसर्च का उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं निकल के आता है, जो बाद में समझ में आता है। पहले तो स्टूडेंट को ये लगता है कि कहीं भी हमारा एनरोलमेंट हो जाए, कहीं भी हम अपनी PhD स्टार्ट कर दें, लेकिन बाद में ये भी समस्या आएगी कि आपने किस तरह से कौन से एरिया को एक्सप्लोर किया है जिसका सिग्निफिकेंट ज़्यादा है, ठीक है बात। तो वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आगे। तो आपके डिसीजन बड़े जो है सेलेक्टिव होने चाहिए। आप कितना सेलेक्टिव डिसीजन लेते हैं, इसी से डिसाइड होगा आपका करियर इन जो है फील्ड ऑफ जैसे हायर एजुकेशन या जो है इसमें जो है आपको देखना है। एनिमल फिजियोलॉजी के केस में हमने बताया कि एनिमल फिजियोलॉजी में क्या होगा कि 5 पॉइंट्स हमें देखने होंगे। 5 पॉइंट्स, टोटल 7 से 8 चैप्टर होते हैं जो है, जैसे यहाँ पे जो है 5 पॉइंट्स हमें देखने होंगे। 5 पॉइंट्स में जैसे हमने कहा कि जैसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम है पहला पॉइंट, हमारा नर्वस सिस्टम है, ये इम्पॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इससे हर साल आता है, नर्वस सिस्टम से पेट सवाल है, क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। आप मेरे साथ पढ़ोगे आपको लगेगा कि नर्वस सिस्टम वाकई में सिंपल है। अगर इसके कुछ पॉइंट्स पकड़ लिए जाए तो इनके क्वेश्चन आप देख के कर सकते हो 4 नंबर के, ये मेरी गारंटी है। तो इसलिए नर्वस सिस्टम पहला। दूसरा जो है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम से इससे भी एक क्वेश्चन आता है। और इसके बाद जो है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है से भी ये क्वेश्चन पक्का आता है, लिखा है एकदम। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 चैप्टर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है ना। और क्योंकि ये थोड़े से समझने वाले चैप्टर भी हैं, अच्छे चैप्टर हैं। इसके साथ साथ एक चैप्टर और रख लो आप जो है, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम कहेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो जाएगा। और साथ ही साथ जो है 2 सेंस ऑर्गन पे काम करना है। सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन में कौन से सेंस ऑर्गन है, आई एंड ईयर। और हम तो कहते हैं कि इसमें जो है आई, इस पे जो है ईयर पे फोकस हमारा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर वो ईयर से रिलेटेड आते हैं। ईयर का मैकेनिज्म, इंटरनल ईयर का बेसिकली ज़्यादा कम्प्लेक्स है, तो ईयर में भी इंटरनल ईयर पे फोकस हमारा रहेगा, है ना। नर्वस सिस्टम में भी आप टॉपिक देखोगे तो नर्वस सिस्टम में क्या पढ़ना है, इम्पल्स कंडक्शन पढ़ना है, इम्पल्स कंडक्शन अक्रॉस द न्यूरॉन, साइनेप्स पढ़ना है, और 2 तरह के रिसेप्टर, 4 पॉइंट पढ़ना है, इम्पल्स कंडक्शन, साइनेप्स और एड्रीनर्जिक एंड कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ना है। एंडोक्राइन सिस्टम में भी थोड़ा सा जो है ये ब्रॉड है, वास्ट है, क्योंकि ये बाकी सिस्टम को भी कवर करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे ज़्यादा सवाल जो आता है वो ECG से आता है। ECG को समझना है, हम लोग ECG को समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसी तरह एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सेंस ऑर्गन है। तो अगर इतना आप कवर कर लेते हो तो इसमें भी आपको लगभग 25 से 30 नंबर मिल जाता है। 25 से 30 नंबर यहाँ पे कवर कर लेते हो, बहुत मज़ेदार है। कोई भी स्टूडेंट चाहे बॉटनी का हो चाहे जूलॉजी का हो, दोनों इसको आराम से पढ़ सकता है, आराम से कवर कर सकता है।
डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर आओगे तो आप देखोगे कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी में भी क्या होता है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में भी हमारा जो है कुछ टॉपिक हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, इनमें हम लोग देख लेते हैं। जैसे डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर आप आओगे तो इसमें भी 6-7 टॉपिक है। जैसे डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम लोग देखेंगे कि जैसे सी एलिगेंस के अंदर वुल्वा फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, सी एलिगेंस के अंदर जो है सी एलिगेंस के अंदर सी एलिगेंस और सी अर्चिन्स जो है के अंदर डेवलपमेंट, बेसिकली फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट जो है वो हम लोग देखते हैं। इसके बाद उसके अंदर क्लीवेज है, क्लीवेज इन बर्ड, क्लीवेज इन जो है आपका एम्फीबिया, क्लीवेज इन जो है आपका देखेंगे हम लोग जो है इंसेक्ट, इन सब में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद होता है आपका एक्सपेरिमेंट रिलेटेड विद द अर्ली गैस्ट्रुला, लेट गैस्ट्रुला करके, उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके बाद होता है मैमेलियन के अंदर फर्टिलाइजेशन पे क्वेश्चन आ जाता है ना। तो बहुत सारे जो है टॉपिक्स हम लोग डेवलपमेंटल में 7 से 8 टॉपिक कवर करेंगे 7 से 8 टॉपिक कवर करा जाएगा, जिससे भी आपको लगभग उतने ही मार्क्स मिल जाते हैं, 25 से 30 मार्क्स यहाँ भी मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमने जो है सेल बायोलॉजी के बारे में देखा, बायोकेमिस्ट्री के बारे में देखा, एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में देखा, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में देखा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी जो है इम्पॉर्टेंट है। बेसिक जो इसमें मैकेनिज़्म है, जैसे डीएनए का रेप्लिकेशन है, डीएनए का रेप्लिकेशन के साथ साथ ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, रेगुलेशन है, जीन का रेगुलेशन है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो है पार्ट जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, प्लस उनके जो भी इनहिबिटर्स हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के इनहिबिटर्स जो होते हैं, तो इन सब के बारे में अगर आप पढ़ लेंगे तो जो है आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से भी लगभग 25-30 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। तो ये वो टॉपिक हमने लिख रखे हैं कि जहाँ से आपको लगभग 30 मार्क्स मिल जाते हैं, है ना। प्लांट फिजियो से भी आपको जैसे फोटोसिंथेसिस है, रेस्पायरेशन है, नाइट्रोजन जो है फिक्सेशन है, जो है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसको बात कर रहे हैं। इसके बाद सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का टॉपिक और हार्मोन्स का टॉपिक, हार्मोन्स के अंदर और जो है फोटोमॉर्फोजेनेसिस करके। तो ये 4-5 टॉपिक है। तो याद रखना है कि इसमें जो है हम लोग बोलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में जो है रेस्पायरेशन है, रेस्पायरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता है इससे लगभग। इसके बाद फोटोसिंथेसिस, इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फोटोसिंथेसिस जो है इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके बाद नाइट्रोजन का जो है फिक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली लेग्यूमिनस में जीन लेवल पे बात करता है वो। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो जो है आपका हो जाएगा। इसके बाद जो है इसके अंदर जो है हमारा हार्मोन्स जो है, प्लांट हार्मोन की बात कर रहा है। प्लांट हार्मोन के बारे में जो 5 हार्मोन्स है, जिबरेलिन, ऑक्सिन, जिबरेलिन जो है अभी, और साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन, ये 5 जो है हार्मोन्स के बारे में स्टडी करना है। और जो है हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स अगर कुछ नहीं पढ़ते हैं तो आप ये 5 टॉपिक तो ज़रूर प्लांट फिजियो से पढ़िए। प्लांट फिजियो से 5 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे आपको लगभग वही अमाउंट ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे, मार्क्स मिल जाएंगे 25 से 30, है ना। एक सबसे बड़ा टॉपिक जो है और बहुत ज़्यादा जो है नहीं है, आप इस पर थोड़ा वर्क करें, क्योंकि ये आपको कहीं न कहीं कवर कराता है। ये लगभग जो है 55 से 60 मार्क्स आपको दे जाता है, 2 यूनिट मिल के बना हुआ है, और बहुत ज़्यादा ये टेक्निकल नहीं है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। आपको इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इकोलॉजी की। एक थोड़ा सा सोशल, मतलब इसी के अंदर बिहेवियर को भी इन्होंने डाल रखा हुआ है, तो इकोलॉजी, इवोल्यूशन और बिहेवियर के भी प्रॉब्लम्स रहेंगे। तो ये लगभग 55 से 60 मार्क्स देता है। अगर इसमें आप कुछ भी क्वेश्चन बना ले जाएँ, 4-5 भी बना ले जाएँ, तो आपका बहुत बड़ा काम आसान होने वाला है। तो इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन दोनों पार्ट लेके चलेंगे। जैसे इवोल्यूशन के केस में एडॉप्टेशन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, माइक्रो पॉपुलेशन वाइज जो बात करते हैं ये है, ये सारे जाता है। कई बार होमोलॉजी, एनोलॉजी, इन सबसे सवाल पूछ लेता है। इकोलॉजी की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या है, इन सब के बारे में, पॉपुलेशन इकोलॉजी या उससे रिलेटेड जेनेटिक्स है जो भी है, कम्युनिटी इकोलॉजी, 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसमें हमको पढ़ना है। मेथड्स इन बायोलॉजी, मतलब कुछ मेथड्स की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे हमारा साइंटिफिकेशन जो है आपका है। इसके बाद होता है हमारा जो है क्रोमेटोग्राफी के बारे में प्रॉपर होना चाहिए जानकारी। तो कुछ जो है टेक्निक्स की आपको जानकारी होती है। अगर इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अगर आपको नहीं उतना समझ में आता है, तो आप इस पॉइंट्स को हम लोग हमारे साथ करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम मेजर टेक्निक्स को डिस्कस करें।
जिससे आपको जो है कुछ क्वेश्चंस वहाँ से मिल जाए। तो मेजर टेक्निक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे ज़रूर, और जो भी टेक्निक्स हैं उनको हम करके देखेंगे कि हमारा जो है क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जेनेटिक्स से भी सवाल आते हैं, मैपिंग से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आते हैं। जेनेटिक जो है इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है इसके केस में। और डाइवर्सिटी तो आप ऐसे ही पढ़ते रहो, जेनेटिक्स जो है से भी क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ क्वेश्चन लगभग बराबर रहते हैं, 25 से 30 मार्क्स का क्वेश्चन हर टॉपिक से आता है, तो मतलब लगभग बराबर रहेंगे। इसी में आप इम्यूनोलॉजी को ले लीजिए, एक टॉपिक है इम्यूनोलॉजी भी। अभी आजकल इम्यूनोलॉजी से सवाल खूब पूछ रहा है। इम्यूनोलॉजी एक टॉपिक निकल के आएगा इसमें कि इम्यूनोलॉजी में क्या है, इम्यूनोलॉजी के अंदर एक टॉपिक आ जाएगा इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी से पहले जो है 10 से 12 या 14 मार्क्स पूछा जाता था इम्यूनोलॉजी, लेकिन 2-3 साल से देखा जा रहा है कि इससे भी लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आ जा रहा है। रिसर्च बहुत ज़्यादा, मतलब कि ये इस फील्ड के अंदर रिसर्च का बहुत ज़्यादा स्कोप है ना। इम्यूनोलॉजी भी एक टॉपिक यहाँ पे आ जाएगा। तो लगभग हमने कितने टॉपिक देख लिए, एक मतलब सेल बायोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, एनिमल फिजियोलॉजी हो गया, डेवलपमेंटल बायोलॉजी हो गया, मोलिकुलर बायोलॉजी हो गया, प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन हो गया, मेथड्स इन जो है बायोलॉजी, जेनेटिक्स, डाइवर्सिटी, यहाँ पे इम्यूनोलॉजी। तो कुल मिला जाके 3, 6, 7, 7, 3, 10, 11 यूनिट्स की हमने बात की। 11 यूनिट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 यूनिट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट अभी एमएससी कर रहे हैं उनके लिए हमारी विशेष जो है ये जो है आपकी जानकारी बहुत काम करने वाली है, क्योंकि उनको जो है अपने सेकेंड सेमेस्टर से ले करके सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर, ज़्यादातर सेकेंड एंड थर्ड सेमेस्टर मोस्ट ऑफ द सिलेबस, ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के अंदर CSIR का सिलेबस जो है सेकेंड एंड थर्ड यूनिट में है। इसलिए अपने सेकेंड और थर्ड यूनिट को उन्होंने देखो कितने अच्छे से डिज़ाइन किया। अगर सोचिए कि जो है पहले आपकी एनर्जी लो रहती है पढ़ने के प्रति, जब आपका नया नया एडमिशन होता है तो आप लो एनर्जी से आते हो, या हो सकता है आपके पास उतने अच्छे लेवल के कॉन्सेप्ट ना हो, लेकिन आपको वो 6 महीने का टाइम दे रहे हैं कि आप चार्ज हो जाइए। फिर अगले सेमेस्टर में जो है आपको CSIR के सिलेबस से रूबरू करा देते हैं। तो CSIR का जो मेन सिलेबस स्टार्ट होता है वो सेकेंड सेमेस्टर से स्टार्ट होता है, और सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर में खूब जो है आपका CSIR का मैक्सिमम सिलेबस 70 से 80% सिलेबस आता है। तो आप अपने एकेडमिक के साथ साथ CSIR को भी, इसलिए आपको डबल एनर्जी से पढ़ना चाहिए। आप लोग अगर जो है स्टार्ट में, क्योंकि जिसने अपीयरिंग में सिलेक्शन ले लिया उसको वो बिल्कुल बूस्टेड रहता है, वो एनर्जी, उसकी एनर्जी कुछ और लेवल पे होती है। इसलिए आप कोशिश करिए कि अपनी पूरी एनर्जी सेकेंड एंड थर्ड सेमेस्टर में डाल दीजिए, और पूरे सिलेबस कंटेंट को समझिए, अपने टीचर से समझिए, और टीचर से समझिए। हमारे साथ तो जुड़े ही हैं, आप जुड़े रहिए, और आपको लगभग सारे जो है टॉपिक का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। आप अपने क्वेश्चंस के थ्रू, अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आप क्वेश्चन भी पूछ पाएंगे। ऐसा नहीं है, सियान एकेडमी का एक प्लेटफॉर्म हम स्टार्ट किए हैं जिसमें हम लोग जो है पूरी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सियान एकेडमी के माध्यम से हम जो है आपको ये लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, आगे जो है ये जो है मिलने वाला है। CSIR के सारे लेक्चर्स, हर टॉपिक के लेक्चर पूरे कंसेप्ट के साथ आपको मिलने वाले हैं। लेकिन जो लोग पास आउट हो गए हैं वो हमसे लगातार जुड़े रहे हैं, कोई भी अपडेट आपको मिलेगी, हर तरह की अपडेट आपको मिलेगी रिलेटेड टू CSIR। कोई चेंज होगा तो, चेंज तो वैसे नहीं बहुत दिनों से हुआ है, लेकिन जो भी नॉलेज से रिलेटेड अपडेट आपको मिलती रहेगी सियान एकेडमी, और टेलीग्राम चैनल भी सियान एकेडमी के नाम से बायोलॉजी एट 9 जो है हमारा है, तो उसके थ्रू हम लोग जो है लेक्चर प्रोवाइड करने वाले हैं आपको इन सारे टॉपिक्स का। तो अगले जो है टॉपिक्स हम जो है जो बेसिकली हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम जो है एनिमल फिजियोलॉजी से स्टार्ट करने वाले हैं, जो इस पूरे जो है मिशन का जो शुरुआत करने वाले हैं। जो हमारा मिशन जो है 2022 करके है। अभी दिसंबर में भी एग्ज़ाम होगा, लेकिन चूँकि दिसंबर 1-1.5 महीने बचा हुआ है, बट हम एक मतलब कि आपको क्विक रिवीजन भी कराएंगे। लेकिन जो है यहाँ पे क्या होगा कि हम केवल एनिमल फिजियोलॉजी से हम मिशन 20 जून वाले सेशन को टारगेट करके चलेंगे, तो पूरा हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा। एनिमल फिजियोलॉजी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, एनिमल फिजियोलॉजी के टॉपिक से स्टार्टिंग करेंगे। तो आज के लिए ये जो है जानकारी आप लोगों के लिए थी, जो नए न्यू कमर्स हैं उनके लिए भी है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो भी अगर कंफ्यूज हैं कि भाई हम कितने टॉपिक पढ़ लें, तो उनको टॉपिक्स बता दिए मैक्सिमम कि कौन कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस रखना है, ज़्यादा पूरे वास्ट सिलेबस को नहीं पढ़ना है। CSIR आपसे अच्छे सवाल पूछता है, बेसिक्स नहीं पूछने वाला है, वो TGT PGT या कोई हायर का या कुछ ऐसा आयोग का कोई एग्ज़ाम नहीं है, वो एक रिसर्च ओरिएंटेड एग्ज़ाम है। इसलिए उस तरह से अपने आप को तैयार भी करिए।
सो दैट कि आप लोग जो है अच्छे मार्क्स पाएँ और अच्छी रैंक जो है गेन करें। तो हमारी बेस्ट विशेष शुभकामनाएँ और हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हर टॉपिक को क्लियर करने के लिए रहेंगे, सदैव रहेंगे। तो आप जो है हमारे साथ मिल के प्रिपेयर करिए ताकि जो है आप CSIR नेट में JRF की रैंक अच्छी रैंक होल्ड करें। और आपके उज्जवल भविष्य के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर कोई हायर एजुकेशन में अपना कैरियर बनाना चाहता है तो अच्छी फेलोशिप होनी चाहिए। JRF की फेलोशिप मतलब JRF का जो एग्ज़ाम है खुद में जो है ये बताता है कि आपको अच्छी लैब मिलेगी CSIR की, और वहाँ से रिसर्च के अच्छे जो है सुपरवाइज़र मिलेंगे, जिससे आप अच्छे क्वालिटी का रिसर्च करेंगे और फिर अपने आप को और फर्दर एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो है, थैंक यू फॉर जो है वॉचिंग दिस जो है इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाला होगा। आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट माइंड में रख के चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।